रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है। वहीं आपको न्यू टैक्स रेजिम में आपको 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। तो बेसिकली एक फॉर्म है जिसके थ्रू टैक्स पेयर अपनी इनकम, डिडक्शंस, एक्सपेंसेस और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उनको जो इनकम होती है उसको दर्शाता है। 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ हो और इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई हो तो वो 2 लाख रुपए तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आ रहा है, लेकिन उस 20,000 रुपए का टैक्स जो कि आपका कटा हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको ITR कंपलसरी भरना पड़ेगा। बेसिकली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बैंक्स है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न को ही देख के आपके इनकम का आकलन करते हैं। टैक्स फाइलिंग का समय आ चुका है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स तो ITR फाइलिंग करने से ही डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ITR फाइलिंग करते हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। ITR फाइलिंग करके बल्कि आप टैक्स रिफंड भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं टैक्स पेयर्स के बीच में, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट रजत गुप्ता, जिनसे हम समझने का कोशिश करेंगे कि ITR फाइलिंग आखिर करनी क्यों चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी। रजत, आपका स्वागत है इन्वेस्टिंग डन राइट में। टैक्स फाइलिंग का समय आ चुका है। जुलाई में मोस्टली लोग अपनी टैक्स फाइलिंग करेंगे। 31 जुलाई जो होता है वो लास्ट डे ऑफ फाइलिंग ITR होता है। तो उस चक्कर में बहुत सारे टैक्स पेयर्स टैक्स फाइलिंग कैसे भी कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर्स तो घबराते हैं ये सोच के कि टैक्स फाइलिंग करने से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बेसिकली एक फॉर्म है जिसके थ्रू टैक्स पेयर अपनी इनकम, डिडक्शंस, एक्सपेंसेस और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उनको जो इनकम होती है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि इसके 2 पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी टैक्स पेयर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जा रही है तो उसे ITR भरना मैंडेटरी होगा, और अगर मान लीजिए उसकी लिमिट या उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आ रही है तो भी उस व्यक्ति को मेरे अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न ना ही केवल उस व्यक्ति की इनकम को दर्शाता है जबकि वो उसकी एक क्रेडिट वर्थ को भी शो करता है, और वो गवर्नमेंट का एक बेसिक पुख्ता प्रूफ होता है कि ये आपने इनकम गवर्नमेंट को शो करी है। मैं इस बारे में ये पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए कोई टैक्स पेयर अपनी इनकम को नहीं शो करना चाहता तो उस केस में वो ITR फाइलिंग नहीं करेगा, तो उस केस में क्या उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं? इनफैक्ट क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन को रीच आउट कर सकता है और बोल सकता है कि आपकी इनकम तो बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन से काफी ज्यादा है लेकिन तब भी आपने टैक्स फाइलिंग नहीं की है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उस कारण से भी नोटिस आ सकता है? अब हमें देखना यहाँ पर ये जरूरी है कि उस व्यक्ति की इनकम है कितनी। चलो मान लेते हैं उस व्यक्ति की, अगर मान लीजिए ट्रेसेस में TDS की जो समरी होती है उसमें उसकी इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए शो हो रही है, तो वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर शो हो रही है और उसका TDS भी कटा हुआ है, क्योंकि ये तो TDS की समरी से ही पता पड़ रहा है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी के बंदे हैं, या आप एक एडवोकेट है, या आप एक कंसल्टेंट है, और आपको मान लीजिए कहीं से 2 लाख रुपए का पेमेंट मिला। उस पेमेंट पे अकॉर्डिंग टू रूल्स आपका 10% का TDS कटा, इसके हिसाब से आपके 20,000 रुपए का TDS का डिडक्शन हुआ। अब भले ही आपको 2 लाख रुपए का पेमेंट हुआ हो और इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई हो, तो वो 2 लाख रुपए तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आ रहा है, लेकिन उस 20,000 रुपए का टैक्स जो कि आपका कटा हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको ITR कंपलसरी भरना पड़ेगा। उसी के माध्यम से आप वो 20,000 रुपए अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इससे एक और चीज मैं रिकलेक्ट कर सकती हूँ कि हमारे जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके समय में फिक्स डिपॉजिट का बहुत ज्यादा क्रेज रहा है, तो वो लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में मुझे जहां तक पता है कि सीनियर सिटीजन, इनफैक्ट इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑल्सो, अगर वो उनको इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 से अबव का मिलता है तो उस केस में बैंक्स TDS काट के भरती है। तो मान लीजिए उस केस में अगर कोई टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहा है तो वो TDS गवा देगा। अगर वो टैक्स फाइलिंग करता है तो वो अपना TDS इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम में रिकवर कर सकता है। एम आई राइट ऑन दैट पार्ट? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो TDS अपना वापस नहीं ले सकता है, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे हैं और आपका सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से कोई भी इंटरेस्ट 50,000 के अबव होता है तो उस केस पे बैंक्स 10% का TDS काट के आपको अमाउंट रिटर्न करती है। अगर वो 10% TDS आप रिकवर करना चाहते हैं तो जरूर से ITR फाइलिंग करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ITR फाइलिंग करने से वो एक इनकम का प्रूफ बन जाता है,
तो उसको यूज करके क्या हम लोन भी ले सकते हैं? हाँ बेशक, ITR के माध्यम से आपको लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बैंक्स है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न को ही देख के आपके इनकम का आकलन करते हैं। अभी मान लीजिए आप एक व्हीकल लोन लेने जाते हैं या आप एक घर फाइनेंस कराने जाते हैं, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है गाड़ी की और आपके होम लोन की है, वो आपके इनकम टैक्स में जो आपकी इनकम रिपोर्ट होती है उसके ही माध्यम से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो इनकम टैक्स रिजीमे से है। हमें पता है कि करंट टाइम में हमारे पास 2 टैक्स रिजीमेस अवेलेबल हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर्स की जो एक कॉमन कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि उनको कौन सा टैक्स रिजीमे फॉलो करना चाहिए, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी टैक्स पेयर के पास 2 टैक्स रिजीम ऑप्शन है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है, वहीं आपको न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट्स पे डिडक्शंस आप अवेल कर सकते हैं, वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है मान लीजिए PPF में, EPF में, NPS में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है या मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको पूरे डिडक्शन मिल जाएंगे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। मेरा ये सजेशन है, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर मान लीजिए किसी भी टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख रुपए या 9 लाख रुपए हो रही है और उसने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो वो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करे। और अगर मान लीजिए उसकी इनकम 12 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए तक जा रही है और वही उसने अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स डिडक्शन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उसे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि उसके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट पे उसकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस होगी और वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने पर उसको बेनिफिट भी देके जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है अगर डिडक्शंस ऑन द हायर एंड है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा बेहतर हो सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में हमें केवल एक डिडक्शन मिलता है, राइट? 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें दोनों में ही मिल जाता है। इसके बारे में तो मोस्टली टैक्स पेयर्स को पता रहता है, लेकिन इसके अलावा और कौन से एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में जहां हम डिडक्शंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों रिजीम में मिल जाता है। Okay. लेकिन अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और वो घर जिसके लिए आपने होम लोन लिया हुआ है वो घर अगर लेट आउट है, मतलब किराए पे दिया हुआ है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट जितना भी आपने पे किया हुआ है उस मकान के लिए उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनपीएस के केस में कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है? एनपीएस के केस की जहां हम बात करें तो एनपीएस के केस में जो भी एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो केवल यही डिडक्शंस हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगे। इसलिए मैं टैक्स पेयर को सलाह ये देना चाहूंगा, उनकी करंट इनकम को देखते हुए और उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं या उनके द्वारा जो होम लोन लिया हुआ है या जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको पहले सही तरीके से कैलकुलेट करके वो डिसीजन लें कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है कि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है। तो काफी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने न्यू टैक्स रिजीम के बारे में तो बात कर ली कि वहां पे क्या एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करें, आज के टाइम में भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम में प्रेफर करते हैं, तो वहां पे क्या क्या एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस वो क्लेम कर सकते हैं? ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस आपको जो मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है वो सैलरीड है तो उसको एचआरए का उसमें डिडक्शन मिल जाएगा, उसको लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको हम एलटीसी बोलते हैं उसका उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए उसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसने कुछ ऐसे लाइफ इंश्योरेंस की वो प्रीमियम पे कर रहा है तो वहां पे वो 80C में डिडक्शन ले सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है वो अपने लिए अपने फैमिली के लिए तो उसको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। उसने मान लीजिए कहीं डोनेशन दिया उस फर्म में या उस एनजीओ में जहां पे वो डोनेशन लेने के लिए टैक्स में रिबेट मिल सकता है तो वो 80G में उसका डिडक्शन ले सकता है। उसके मान लीजिए 4-5 सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में उसको कुल मिला के ब्याज मिला मान लीजिए 11,000 रुपए एक साल में, तो वो सेक्शन 80AA में उसका डिडक्शन ले सकता है 10,000 रुपए तक। हाँ, अब मान लीजिए उसने साथ में अगर होम लोन भी लिया हुआ है तो वो होम लोन का जो प्रिंसिपल पे कर रहा है उस पे भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है और जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस पे भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में वो व्यक्ति ऑप्ट कर सकता है। सैलरी टैक्स पेयर के लिए कौन सा फॉर्म उन्हें भरना चाहिए? सैलरी टैक्स पेयर के लिए ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। किसी भी व्यक्ति की अगर मान लीजिए इनकम सैलरी से हो रही है या पेंशन से हो रही है या उसकी एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है लेकिन 5,000 रुपए तक, तो उसके लिए ITR 1 होगा।
इन केस मुझे लगा कि मैंने सारी डिटेल्स ठीक से फाइल की हैं, लेकिन तब भी मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है इनकम टैक्स में ना, नोटिसेस बहुत तरीके के होते हैं। तो इनकम टैक्स नोटिसेस का रीजन जानना पहले बहुत जरूरी है कि नोटिस है किस चीज का। कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके टीडीएस समरी में इनकम दिखा रही है आपकी 5 लाख रुपए और आप 4 लाख रुपए इसको रिपोर्ट कर रहे हो। अब ये हो सकता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी इनकम कम रिपोर्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी नोटिस आ जाता है। अच्छा। कभी कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं अरे मुझे क्या जरूरत है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, लेकिन जब उनका ट्रेसेस से टीडीएस की समरी डाउनलोड की जिसको हम फॉर्म 26A बोलते हैं, तो वहां पे उनको 5 लाख रुपए की इनकम हुई है, 6 लाख रुपए की उनको पेमेंट हुआ है, 5 लाख रुपए का उनको पेमेंट हुआ है और वहां पे टीडीएस कटा हुआ है और यहाँ पे आपने शो नहीं किया, तो इस केसेस में भी आपको नोटिस आ सकता है। कभी कभार ये भी होता है कि फॉर्म 16 में और फॉर्म 26AS कभी कभार मिसमैच हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको जितनी एक्चुअल सैलरी, आपको जितनी एक्चुअल इनकम रिसीव हुई है, आप वो रिपोर्ट करें। इस केस में क्या होगा कि आपको नोटिस आने के चांसेस कम रहेंगे। इसके बाद भी अगर ये सब चीज आपको सही लगती है कि नहीं मेरे द्वारा इनकम सही रिपोर्ट की गई है, तो इनकम टैक्स नोटिस को आप किसी टैक्स प्रोफेशनल को या किसी एडवोकेट से सलाह लेकर उस पर आप आगे बढ़े। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करना चाहिए किसी भी टैक्स पेयर को आईटीआर फाइलिंग के टाइम में? कॉमन मिस्टेक्स जो टैक्स पेयर अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी इनकम के हिसाब से ना कभी गलत फॉर्म चूज कर लेते हैं, या अपनी डिटेल्स जो है वो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में सही नहीं डाली हुई है, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने बैंक की डिटेल्स अपनी गलत डाल दी हुई है। अच्छा। ये बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अवॉइड करना चाहिए। अभी आप ये देखेंगे बहुत से लोग हैं उनको सैलरी के साथ साथ वो अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। अभी वो बिजनेस में मान लीजिए 8% से ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं, और तो उनके लिए एप्लीकेबल फॉर्म कौन सा होगा? ITR 4। तो वो ITR 3 में रिपोर्ट कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो कुछ टैक्स पे ऐसे होते हैं कि जो डिडक्शंस के लिए एलिजिबल ही नहीं है लेकिन वो डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलेगा कि आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो आप ये कैसे क्लेम कर रहे हैं? अच्छा। तो ये ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो एक कॉमन टैक्स पेयर को अवॉइड करना चाहिए। तो सभी चीजों को देख के, सभी चीजों को परख के और फिर एक बार ये सब चीजें करके उन्हें अपनी ITR फाइल करना चाहिए। अगर कोई जॉब के साथ में बिजनेस कर रहा है तो उस केस में उसको कौन सा आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए? जॉब के साथ अगर मान लीजिए कोई टैक्स पेयर बिजनेस कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखना होगा उसे कि उसका बिजनेस किस कैटेगरी में आ रहा है और वो टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में बिजनेस तब आता है जब वो अपना प्रॉफिट 8% से कम शो कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। और अगर मान लीजिए वो अपने बिजनेस की इनकम प्रेजम्पटिव टैक्सेशन कैटेगरी 44AD और 44ADA में शो कर रहा है, यानी कि वो 8% से ज्यादा अपना प्रॉफिट शो कर रहा है, उस केस में उसको ITR 4 फॉर्म एप्लीकेबल हुआ। आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है इंडिविजुअल्स और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए? इंडिविजुअल और बिजनेसेस के लिए जो ITR की लास्ट डेट होती है वो होती है 30 जुलाई, अगर वो नॉन ऑडिट का केस है। अगर मान लीजिए वो टैक्स ऑडिट की कैटेगरी में आ रहा है तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या आप खुद से भर सकते हैं या टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लेना ज्यादा ठीक रहता है? मेरा इसमें ये मानना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इनकम हो रही है सैलरी से, तो उसको एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 तो देकर रखा ही हुआ है और उसके अलावा उसकी और कहीं से इनकम नहीं हो रही है, तो वो इजिली अपने ई पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर अपना लॉग इन करके वो इजिली ये फाइल कर सकता है ITR। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मान लीजिए उसको अलग अलग हेड में इनकम हो रही है, एक टैक्स पेयर को हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रही है, कैपिटल गेन से भी हो रही है, उसको शेयर मार्केट से भी इनकम हो रही है और उसको सैलरी से भी इनकम हो रही है, तो इस केसेस में वो एक टैक्स कंसल्टेंट को अपॉइंट करके या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की सलाह लेके ITR भरवाए तो वो ज्यादा बेनिफिट। सो रजत, बहुत बहुत धन्यवाद इन्वेस्टिंग डन राइट पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रिया फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आज इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जरूर टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।